जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है कि हम दशमांश कुंडली के अंदर ग्रहों को आखिर देखते कैसे हैं। हमने लगन कुंडली को जाना कि भाई लगन कुंडली में किसी न किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा है, वो किसी डिग्री पर बैठा हुआ है, उस डिग्री के अनुसार उसको वर्ग कुंडलियों में जगह मिली है, जिसकी पिछली पूरी सीरीज हमने देखी नवांश कुंडली की। और नवांश कुंडली को हमने दो ही तरीके से देखने को कहा कि पहला, अनिवार्य है ग्रह का बल अगर आपको जानना है तो उसका बल सबसे पहले नवांश में चेक करना पड़ेगा, यानी हम इस नियम से पीछे नहीं हट सकते। यानी अगर हमें दशमांश कुंडली में पहुंचना है तो हमें नवांश से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास ग्रह लगन कुंडली में कैसे भी बैठे हैं उसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, किसी की कुंडली में 5 या 6 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं और वो ये सोचता पता नहीं 5-6 ग्रह एक साथ हैं, इनका प्रेडिक्शन करें तो करें कैसे, क्या समझें इनको। लेकिन नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली के अंदर वो ग्रह किसी न किसी डिग्री की बदौलत अलग अलग भावों में पहुंचता है, वहां से उस ग्रह का एग्जैक्टली पता लगता है कि वो करना क्या चाहता है। इसलिए एक साथ ग्रहों को देखकर, 3 या 4 ग्रहों की युति को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नियम आज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं वो नियम आपको अपने जीवन में याद रखने हैं। अगर आप लगन पत्रिका देखनी जानते हैं या देखना सीख रहे हैं या जानकारी रखना चाहते हैं तो वो इन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत साधारण ये नियम है। दशमांश कुंडली हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे कर्म, हमारे कार्य क्षेत्रों को दर्शाती है। नवांश कुंडली ग्रह का बल और वैवाहिक संबंधों को दर्शाती है और लगन कुंडली एक ओवरऑल संबंध दर्शाती है। ये मैं आपको जो 7-8 नियम बताने वाला हूँ ये बहुत आसान है, जिसको मैं बाद में एक उदाहरण कुंडली पर आपको लगा के दिखाऊंगा। ये कुंडली जो होगी ये हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी की कुंडली होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लगन कुंडली में ग्रह, फॉर एग्जाम्पल सूर्य ग्रह कहाँ का स्वामी होके कहाँ बैठा है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। अच्छे घर का स्वामी होके वह कहाँ बैठा है, बुरे का स्वामी होके कहाँ बैठा है, ये हमें लिखना पड़ेगा। यानी वहां पे वो ओवरऑल संबंध देगा। ये लगन कुंडली में है। उसके बाद वो ग्रह नवांश कुंडली में कहाँ बैठा और फिर वही ग्रह दशमांश कुंडली में कहाँ बैठा। पहले तो हमें उस पर सर्कल कर लेना है कि भी लगन कुंडली में हमने सर्कल कर लिया सूर्य को, नवांश में सर्कल कर लिया, दशमांश में भी उस पर सर्कल कर लिया कि भाई यहाँ 3 जगह ये बैठा है। कि भाई जब मेरी सूर्य की दशा आएगी और मेरे अंदर जिज्ञासा है कि सूर्य की दशा मेरी कैसी जाएगी या मेरी सूर्य की अंतर दशा कैसी जाएगी तो मैं उसको कैसे जानूं, तो तीनों जगह सूर्य के ऊपर सर्कल कर लो। लगन कुंडली हमेशा ओवरऑल काम करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रह 8वें घर का मालिक होकर अगर 10वें घर में बैठा है तो 8वां घर अड़चन दुविधा परेशानी का है और 10वां घर कर्म कार्य क्षेत्र का है। तो हम क्या कहेंगे, भाई सूर्य की दशा आपके जीवन में प्रोफेशनली स्ट्रगल डालेगी। आप इस दौरान जो भी काम करेंगे उसमें संघर्ष पैदा होगा। अब वो संघर्ष कितने हद तक होगा और उस संघर्ष से सफलता मिलेगी या नहीं, ये हमें वर्ग कुंडलियों से पता लगेगा। तो हम क्या देखेंगे, उस सूर्य को फिर नवांश कुंडली में ले जाकर देखेंगे। तो नवांश कुंडली में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पहली बात सूर्य कौन से भाव में गया, क्या वो धन भाव में है, क्या वो केंद्र त्रिकोण में है या वो 6-8-12 में गया है। तो आप लिख लो कि जी सूर्य दशम भाव में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य दशम में है, यानी सूर्य का संबंध दशम यानी कर्म स्थान से बना, एक बार। दूसरा, क्या वो वहां मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में। मान लीजिए वो शत्रु की राशि में, तो हम क्या लिखेंगे, कर्म भाव में सूर्य का जाना, शत्रु की राशि में बैठना प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल को दर्शाता है या फिर कर्मों में स्ट्रगल को दर्शाता है या फिर वैवाहिक जीवन के कर्म है 10वें भाव, उसमें संघर्ष को दर्शाएगा। अब उसी प्लेनेट को उठा के दशमांश कुंडली के अंदर ले आओ। दशमांश में कहा देखो कहाँ बैठा है, मान लीजिए 8वें घर में बैठा है और हमने बताया था कि 8वां घर दशमांश का आपकी गलतियां, अड़चन, दुविधा, परेशानी, लॉस, गुप्त शत्रुओं का होता है। हमने देखा सूर्य वहां 8वें घर में गया, शत्रु की राशि में भी चला गया। इसका मतलब सूर्य
लॉस प्रॉब्लम देने में सक्षम है। अब इसमें तीसरी चीज और ऐड कर लो आप, वो है कि भाई दशमांश कुंडली के अंदर वो जो सूर्य प्लेनेट है वो कहाँ का मालिक होके बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो सूर्य वहाँ पर मान लीजिए 7th हाउस का मालिक होके बैठा है, तो क्या हुआ, एक तो खराब भाव में गया, शत्रु की राशि में गया और सप्तम का स्वामी होके गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सप्तम भाव, पद प्राप्ति नहीं होगी, पब्लिक इमेज नहीं सुधरेगी, सम्मान में हानि हो सकती है, व्यापार नौकरी में हानि हो सकती है, राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी, सरकारी लोगों से सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि सूर्य इसका कारक है। और क्या कहेंगे कि भाई सूर्य साझेदारी का कारक भी, सप्तम भाव साझेदार है, यानी ये समय प्रोफेशनली खराब जाएगा। इसको आप ऐसे मान सकते हैं। खास तौर पे जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी वो आपके जीवन को परेशान करेगी, अवश्य करेगी। ये सभी नियम आप अपने जीवन में याद रखो। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, क्योंकि अब मैं उदाहरण कुंडली के अंदर जब आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा तब आपको और ज़्यादा बारीकी से समझ में आएगा कि भाई कुंडली के अंदर इसको हम कैसे देखते हैं। नियम हमको मालूम होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं इसको उदाहरण के साथ। आइए अब उदाहरण के तौर पर हम नेहरू जी की पत्रिका को देखते हैं कि इनकी कुंडली के अंदर जो नियम हमने आपको बताए हैं उनको हम दशमांश कुंडली में कैसे लगा के देखते हैं। यहाँ हम तीनों वर्ग कुंडली, लगन कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली, इन तीनों में ही ग्रहों का बल चेक होगा, तभी वो पता लगेगा कि वो ग्रह में कितना बल है और वो क्या दे सकता है। क्योंकि लगन कुंडली के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह का पहला बल नवांश कुंडली में देखना अनिवार्य है। अगर आप नवांश में उसका बल नहीं देखते हैं, डायरेक्ट दशमांश में देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ग्रहों की भूमिका में सबसे पहले अगर हम सूर्य ग्रह को देखें कि सूर्य ग्रह इस पत्रिका के अंदर पंचम भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे घर के मालिक होकर बैठे हुए हैं, तो हमें क्या देखना है, ख़ास तौर पे वर्ग कुंडलियों के अंदर के ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है और किस स्वामित्व में है। यानी सबसे पहली बात हमेशा ये देखनी है कि वो कौन से भाव में है। भाव पहले मैटर करेगा, फिर वो शत्रु या मित्र की राशि में ये मैटर करेगा, फिर ये मैटर करेगा वो कहाँ का स्वामित्व होकर क्या भूमिका निभाता है। लगन कुंडली में दूसरे का मालिक होकर पंचम भाव में है, ये धन योग कहलाता है। यानी अगर नॉर्मली तौर पे देखें तो दूसरा घर वाणी का है, कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है। और आप जानते भी हैं कि भाई ये एक मोतीलाल नेहरू जी के परिवार से संपन्न हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट तो है ही कि भी सेकंड लॉर्ड इनका बली है। अब नवांश कुंडली के अंदर यही सूर्य जो है छठे घर में जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सप्तमेश होके गया हुआ है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई ये जो सूर्य है ये वैवाहिक सुख संपन्नता के हिसाब से अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। जब इसकी दशा आएगी तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि छठे घर में है, राहु केतु अक्ष पर है और शनि के साथ भी बैठा हुआ है। हाँ, बस चंद्रमा की राशि में है, बाकी इसमें कोई सकारात्मकता नहीं है। अब दशमांश में उठा के देखा तो हमने देखा कि सूर्य वहाँ 9th हाउस में गया। तो पहली बात, 9वां भाव एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, भाग्य का स्थान है, और 9वां भाव हमेशा धर्म का या भाग्य का होता है। वहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट है वो भी बेहतर है, यानी वो वहाँ मित्र की राशि में भी है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, और वो वहाँ दशमेश होके भी बैठा है। इसलिए क्या कहेंगे, प्रोफेशनली सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, पारिवारिक तौर पे सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, धन मिलता रहेगा। लेकिन ये सूर्य ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको जीवन के अंदर मैरिज से संबंधित सुख में कमी देगा। इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। एक और प्लैनेट देख लेते हैं अगला, क्योंकि मैं आपको यहाँ ग्रहों की स्थितियों को समझा रहा हूँ। अगर आप इस हॉरोस्कोप के अंदर शनि को देखना चाहें, देखिए शनि बैठा हुआ है दूसरे घर के अंदर। लगन कुंडली में जो शनि प्लैनेट है
ये क्या है, सप्तम भाव और अष्टम भाव का स्वामित्व होके बैठा है, यानी अच्छे घर का मालिक भी नहीं है और शत्रु की राशि में भी बैठा है। अब ये दूसरे घर में है। सामान्य तौर पर ऐसे कॉम्बिनेशंस को अपनी दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, परिवार से कलह के लिए माना जाता है। जब उसकी दशा आएगी तब वो एक्टिवेट होगा, ये बात हमेशा से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनकी अंदरूनी कहानी तो वही ज़्यादा क्लियरली जानते हैं, जो बाकी आपको विकिपीडिया वगैरह पे मिल जाए तो बात अलग है। शनि की स्थिति हमें यहाँ बेहतर नहीं लगी। नवांश कुंडली में देखिए तो भी शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है। वहाँ भी आप देखिएगा तो लग्नेश होके फिर से यहाँ पर छठे भाव में गया हुआ है, यानी फिर से हमें दिखता है कि भी इनका जो वैवाहिक संबंध है अंदरूनी रूप से कैसा भी हो, लेकिन यहाँ चार्ट के हिसाब से हम अगर एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली में ये नियम लगाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई यार ठीक नहीं है, हॉरोस्कोप की मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। अगर मैरिड लाइफ बची हुई है किसी भी तरीके से तो बृहस्पति उसको बचा रहे हैं सप्तम भाव में बैठ के। अब प्रोफेशनली कैसा है कि हमने देखा शनि लगन में है। अब लगन में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को अनुशासन देता है, क्योंकि वो एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हार्ड वर्क भी देगा, अनुशासन भी देगा, स्ट्रगल भी देगा। लेकिन ये शनि बली क्यों हुआ है उसको देख लीजिए। पहली बात, चौथे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है। चौथा घर मैंने अपनी जब पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भी फोर्थ हाउस से हम राजनीति भी देखते हैं। जनता का सहयोग और राजनीति हमें फोर्थ हाउस से पता लगती है कि फोर्थ लॉर्ड यहाँ बैठ गया। ये शनि तीसरे घर को देखता है, यानी व्यक्ति खुद हिम्मत, मेहनत, साहस करने के लिए तैयार है। मंगल लग्नेश होकर शनि को बल दे रहा है, तो गुरु भी शनि को बल दे रहे हैं दूसरे और पांचवे के मालिक होकर। यानी हम क्या कहेंगे कि भाई शनि कैसा भी है, लेकिन ये शनि स्ट्रगल करा के प्रोफेशनली विजय हासिल करा ही देगा। इसको हम कहते हैं कि भाई ये वो प्लैनेट है जिससे हम स्ट्रेंथ देखते हैं प्लैनेट की। कि भाई दशमांश कैसे देखें, हमने लगन में देखा शनि बढ़िया नहीं लगा, हमने नवांश में देखा अच्छा नहीं लगा, लेकिन दशमांश में जाके वो शनि अच्छा हुआ। तो दशमांश क्यों है? प्रोफेशनली है, यानी व्यक्ति को पहले तो स्ट्रगलों से ही गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ही उसको चीज़ें अंततः मिल जाएंगी। अब आप इसको कुछ भी मानिए, जो अपने भाग्य का लेके आया है वो लेता है। बाद में लोग बाग किसी के बारे में कुछ भी कहते रहें कि भाई नेहरू जी ये थे, नेहरू जी वो थे, कोई बढ़िया बताता कोई ख़राब। लेकिन हॉरोस्कोप क्या कहती है कि आप राजयोग भोगने आए हो, अब भोगने आए हो तो भोगोगे। एक प्लैनेट हम और यहाँ पे ले लेते हैं, वो है योग कारक मंगल, जो इस हॉरोस्कोप का सबसे बेहतरीन प्लैनेट मैं मानता हूँ, या जिसकी वजह से समझ लीजिए कि अगर नेहरू जी अपने जीवन में कुछ पहुँचे तो इसी वजह से कि जब मंगल आपका थर्ड हाउस में होता है तब ये मंगल आपको जीवन में सभी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। यहाँ दशम भाव का और पंचम का मालिक होकर योग कारक है। यही मंगल शत्रुओं का दमन करता है, यही मंगल भाग्य देता है, और यही मंगल सडन प्रोफेशनल लाइफ में राइज देता है। जिस समय ये प्रधानमंत्री बने थे आप उस समय की दशा देख लेना। ये डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मैंने आपको दे दी है, 14 नवंबर 1889 है। ये रात के 11:05 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। आप चेक करना कि जब प्रधानमंत्री बने तो क्या उस समय महादशा अंतर या प्रतंत्र में को मंगल का रोल था या नहीं था। अब यही मंगल नवांश कुंडली में देखिए तो दूसरे भाव में धन योग में है, पंचमेश के साथ है और दशमेश होके है, यानी मंगल यहाँ भी बली। और दशमांश में देखिए तो चंद्र मंगल योग, जिसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नवमेश है, मंगल यहाँ लग्नेश है, दशम भाव में बनता है। और सभी जगह मंगल का संबंध दशम भाव से आ रहा है। ये आप देखिएगा, यहाँ दशमेश, यहाँ दशम में है, यानी मंगल की दशा में दशम यानी कर्म कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ बड़ा और बेहतर होने वाला है। और इनके जीवन में ऐसा हुआ भी है, तो आप उसको सर्च कर लेना, ये आपके पढ़ने का विषय है जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दे दी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई लगन कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में तीनों में मिला के ही प्लैनेट देखे जाते हैं। अगर कोई प्लैनेट तीनों वर्ग कुंडलियों में बढ़िया है तो आप ठोक बजा के कह सकते हो कि भाई जब तुमको इसकी महादशा आएगी तुम बहुत बढ़िया राइज करोगे, चाहे तुम कैसे भी हो लेकिन तुम राइज करोगे। तो ये था हमारा आज का विषय।
कि कैसे हम देखें लगन कुंडली, नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली में प्लैनेट्स को एक साथ और कैसे पता लगाएं ये बली है या कमज़ोर है और ये आपको क्या देगा। बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार से, बहुत कुछ बाकी है अभी दशमांश कुंडली के अंदर। जय श्री राम।